हाँ जी दोस्तों, जय श्री राम। कैसे हैं आप सब? आई होप दैट यू ऑल आर डूइंग एब्सोल्युटली अमेजिंग। दोस्तों, हमने अपने पिछले वीडियो में केस स्टडी नंबर 1 के क्वेश्चन नंबर 1 टू क्वेश्चन नंबर 3 कवर किए थे। ठीक है, अब इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 4 से क्वेश्चन नंबर 8 कवर करने वाले हैं। ओके, तो चलो क्वेश्चन नंबर 4 शुरू करते हैं। As regards Mr. Christopher's inquiry regarding purchase of another residential property in India and investment in bonds of NHAI and filing of income tax return, which of the following statement is most appropriate? तो ऊपर हमने देखा था ना कि मिस्टर क्रिस्टोफर ने आपसे क्वेरी करी थी कि अगर मैं ये प्रॉपर्टी सेल कर रहा हूँ और मुझे इससे कैपिटल गेन हो रहा है तो क्या मैं उसको सेव करने के लिए किसी प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट कर सकता हूँ या क्या मैं NHAI बॉन्ड में इन्वेस्ट कर सकता हूँ? तो बताओ, सेक्शन नंबर 54 एंड 54 EC क्या नॉन रेसिडेंट के ऊपर एप्लीकेबल होते हैं? क्या नॉन रेसिडेंट के ऊपर एप्लीकेबल होते हैं? जी हाँ, ये सेक्शन नॉन रेसिडेंट्स के ऊपर एप्लीकेबल होते हैं। तो नॉन रेसिडेंट अगर है और उसको कैपिटल गेन हो रहा है तो वो इन्वेस्टमेंट कर सकता है किसी और प्रॉपर्टी में या NHAI बॉन्ड में कैपिटल गेन को सेव करने के लिए, लेकिन इनकम टैक्स का रिटर्न उसको भरना पड़ेगा अगर उसकी जो इनकम हो रही है, जो कैपिटल गेन हो रहा है, वो बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट से ज़्यादा है। यानी कि इन सेक्शन का बेनिफिट देने से पहले अगर कैपिटल गेन बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट को क्रॉस कर रहा है तो इनकम टैक्स का रिटर्न उसको भरना पड़ेगा। ठीक है, चलो आंसर देखते हैं इसके। ऑप्शन नंबर ए, नॉन रेसिडेंट कैन मेक अबव सेड इन्वेस्टमेंट टू सेव कैपिटल गेन टैक्स, हाउएवर आफ्टर मेकिंग इन्वेस्टमेंट इफ़ ही हैज़ नो टैक्सेबल इनकम देयर इज़ नो ऑब्लिगेशन टू फाइल इनकम टैक्स रिटर्न। गलत है। इन्वेस्टमेंट करने से पहले देखना है उसका, मतलब बेनिफिट देने से पहले उसकी टैक्सेबल इनकम बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट को क्रॉस कर रही है तो उसको इनकम टैक्स का रिटर्न भरना है। नॉन रेसिडेंट कैन मेक अबव सेड इन्वेस्टमेंट टू सेव कैपिटल गेन टैक्स, हाउएवर इफ हिज टोटल इनकम बिफोर गिविंग इफेक्ट टू डिडक्शन अगेंस्ट सच इन्वेस्टमेंट एक्सीड्स बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट देयर इज अ लीगल ऑब्लिगेशन टू फाइल इनकम टैक्स रिटर्न। बिल्कुल ठीक। फिर भी ऑप्शन नंबर सी एंड डी भी पढ़ लेते हैं। नॉन रेसिडेंट कैन नॉट मेक अबव इन्वेस्टमेंट, गलत। नॉन रेसिडेंट कैन मेक इन्वेस्टमेंट फॉर परचेज ऑफ अनदर प्रॉपर्टी बट कैन नॉट मेक इन्वेस्टमेंट इन बॉन्ड्स ऑफ NHAI, गलत। 54 एंड 54 EC दोनों में ही इन्वेस्टमेंट कर सकता है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट ऑप्शन है। चेक कर लेते हैं। करेक्ट, ऑप्शन नंबर बी। चलो क्वेश्चन नंबर 5। Mr. Christopher plans to repatriate from India sale proceeds of villa. Which of the following statement is most appropriate in this regard? Proceeds up to $2.5 lakh can be repatriated in a financial year by using LRS as it is a capital account transaction falling under the scheme. LRS की बात हो रही है फेमा वाले, तो क्या LRS नॉन रेसिडेंट के ऊपर एप्लीकेबल होता है? नहीं होता। LRS का बेनिफिट सिर्फ इंडियन रेसिडेंट्स को मिलता है, तो इसीलिए पहला ऑप्शन हमारा गलत हो गया। सेकंड ऑप्शन, प्रोसीड अप टू $2.5 लाख कैन बी रिपैट्रिएटेड इन अ कैलेंडर ईयर बाय यूजिंग LRS, गलत है। LRS एप्लीकेबल है ही नहीं उसके ऊपर। प्रोसीड कैन बी रिपैट्रिएटेड यूजिंग NRO अकाउंट, करेक्ट। उसको NRO अकाउंट के थ्रू ही रिपैट्रिएट करना पड़ेगा बिकॉज LRS उसके ऊपर एप्लीकेबल नहीं है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। चलो अब आते हैं हम डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस की तरफ। सिंस मिस्टर P wants to redeem his entire portfolio in the month of October 23, what should be the advice of CAM to him regarding income tax implication of such redemption? Just describe the manner of taxation and rates. Ignore surcharge taxation. Not to calculate income tax liability. मतलब liability calculate नहीं करनी है हमें इसमें, बस ये बताना है कि उसके ऊपर STCG लगेगा या LTCG लगेगा और कितने रेट पे टैक्स लगेगा। ओके, चलो ऊपर इन्होंने बताया था कि 4 फंड्स में इन्होंने इन्वेस्टमेंट किया हुआ है।
कौन से 4 फंड हैं, ये रहे, MTL लो ड्यूरेशन फंड, बॉर्न इंडिया लो ड्यूरेशन फंड, ABD न्यू ग्रीन एनर्जी फंड एंड SBA लाइफ आर्बिट्रेज फंड। इसमें से ये जो ऊपर के 2 हैं, MTL लो ड्यूरेशन एंड बॉर्न इंडिया लो ड्यूरेशन, ये डेट फंड हो जाते हैं, एंड ABD न्यू ग्रीन फंड और SBA लाइफ आर्बिट्रेज फंड ये हमारे इक्विटी फंड हो जाते हैं। तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होगा इनको सेल करने पे या शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन होगा, इसके लिए पहले हमें रिवाइज करना पड़ेगा कि इसका पीरियड ऑफ होल्डिंग कितना कंसीडर करना है। तो इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड्स जो होते हैं उसमें अगर पीरियड ऑफ होल्डिंग 12 महीने या उससे कम का होता है तो हम उसे मानते हैं एक शॉर्ट टर्म कैपिटल असेट, और अगर पीरियड ऑफ होल्डिंग 12 महीने से ज़्यादा का होता है तो वो हमारी लॉन्ग टर्म कैपिटल असेट होती है। ठीक है। डेट ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड में अगर पीरियड ऑफ होल्डिंग 36 मंथ्स या उससे कम का होता है तो उसे हम शॉर्ट टर्म कैपिटल असेट मानते हैं, और अगर पीरियड ऑफ होल्डिंग 36 मंथ से ज़्यादा होता है तो उसको हम लॉन्ग टर्म कैपिटल असेट मानते हैं। अब हमारे क्वेश्चन में, क्वेश्चन कहाँ है, ये रहा, MTL लो ड्यूरेशन फंड आया, ये एक डेट ओरिएंटेड फंड है, तो इसमें हमें पीरियड ऑफ होल्डिंग कितना कंसीडर करना है, 36 मंथ वाला। 36 मंथ से अगर ज़्यादा होल्ड करा है तो ये लॉन्ग टर्म कैपिटल असेट हो जाएगी, कम होल्ड किया है तो शॉर्ट टर्म कैपिटल असेट हो जाएगी। ठीक है। अब MTL लो ड्यूरेशन फंड है, इसमें इन्वेस्टमेंट किया 3 अप्रैल 2020 को, सेल हम कब कर रहे हैं, अक्टूबर 23 में, तो हमने 36 महीने से ज़्यादा के लिए इसको होल्ड किया हुआ है, तो ये हमारी एक लॉन्ग टर्म कैपिटल असेट हो जाएगी। अब इसको जब हम सेल करेंगे तो इस पे होने वाला गेन हमारा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हो जाएगा। ठीक है। और इस पे रेट कितना अप्लाई होगा इनकम टैक्स का, 20%। ठीक है। बॉर्न इंडिया लो ड्यूरेशन फंड आया, 12/12/2020 में इन्वेस्टमेंट किया हुआ है, हम कब इसको सेल कर रहे हैं, अक्टूबर 23 में, यानी पीरियड ऑफ होल्डिंग 36 मंथ से कम का है, तो इसीलिए ये एक शॉर्ट टर्म कैपिटल असेट है और इस पर होने वाला गेन शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन माना जाएगा। ठीक है। तो इस पे रेट कितना लगेगा, स्लैब रेट, रेट कितना लगेगा, स्लैब रेट। ओके। थर्ड हमारा इन्वेस्टमेंट आया ABD न्यू ग्रीन एनर्जी फंड। ये क्या है, ये एक इक्विटी ओरिएंटेड फंड है। इक्विटी ओरिएंटेड फंड में हमको पीरियड ऑफ होल्डिंग कितना देखना है, 12 महीने का। 12 महीने से ज़्यादा के लिए होल्ड किया तो लॉन्ग टर्म कैपिटल असेट, और कम के लिए होल्ड किया तो शॉर्ट टर्म कैपिटल असेट। अब इक्विटी, ये जो ABD न्यू ग्रीन एनर्जी फंड है, इसमें हमने इन्वेस्टमेंट कब किया है, 2/12/2022 को, और हम सेल कब कर रहे हैं, अक्टूबर 23 में, तो पीरियड ऑफ होल्डिंग 12 महीने से कम का हुआ, तो ये हमारी एक शॉर्ट टर्म कैपिटल असेट हुई, एंड इस पर होने वाला गेन शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन हुआ। अब इस पे टैक्स रेट कितना लगेगा, बताओ, स्लैब रेट लगेगा या नहीं, जी नहीं, ये एक इक्विटी ओरिएंटेड फंड है, इसीलिए ये टैक्सेबल होगा अंडर सेक्शन 111A, और इस पे टैक्स लगेगा 15% का। ठीक है। लास्ट हमारा आया SBA लाइफ आर्बिट्राज फंड, इसमें इन्वेस्टमेंट किया हुआ है 8/11/2021 को, तो पीरियड ऑफ होल्डिंग मोर देन 12 मंथ्स हुआ। ठीक है। तो ये हमारी लॉन्ग टर्म कैपिटल असेट हुई, और इस पे जो गेन होगा वो क्या होगा, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। ठीक है। लेकिन इसकी टैक्सेबिलिटी किस सेक्शन में आएगी, सेक्शन 112A। कितना % टैक्स लगेगा, 10% टैक्स इन एक्सेस ऑफ ₹1,00,000। ओके। चलो अब इसका आंसर देख लेते हैं ICAI का।
MTL लो ड्यूरेशन फंड, होल्डिंग पीरियड मोर देन 36 मंथ्स, इसीलिए इस पे LTCG लगेगा 20% का अंडर सेक्शन 112, ठीक है। बॉर्न इंडिया लो ड्यूरेशन फंड लेस देन 36 मंथ्स, तो इस पे टैक्सेबल एट नॉर्मल टैक्स रेट एप्लीकेबल टू मिस्टर पी, ठीक है। ADP न्यू एनर्जी फंड शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन लग रहा है इस पे, 12 महीने से कम का पीरियड ऑफ होल्डिंग है, टैक्सेबल हो गया 15% की रेट पे 111A में। SPA लाइफ आर्बिट्रेज फंड पीरियड ऑफ होल्डिंग मोर देन 12 मंथ्स, टैक्सेबल हो गया 10% की रेट पे 112A में इन एक्सेस ऑफ ₹1 लाख, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 7, Mr. P has also a plan to invest further amount of ₹10 crore in MTL low duration fund and Born India low duration fund। ये दोनों कौन से फंड है? ये दोनों डेट ओरिएंटेड फंड है, जिसमें 30% का इन्वेस्टमेंट किया हुआ है इक्विटी शेयर्स में ऑफ डोमेस्टिक कंपनीज। तो मिस्टर पी क्या प्लान कर रहे हैं कि वो 10 करोड़ रुपए MTL लो ड्यूरेशन फंड और बॉर्न इंडिया लो ड्यूरेशन फंड दोनों में मिला करके इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं FY 23-24 में। अब वो बोल रहे हैं कि आज अगर मैंने 23-24 में 10 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट किया, उसके बाद 3 साल बाद मैं अगर इनको रिडीम करवाता हूँ तो मेरे ऊपर टैक्स की क्या इम्प्लीकेशन आएंगे। मतलब आज वो 23-24 में बैठ के 10 करोड़ का इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं MTL लो ड्यूरेशन फंड में और बॉर्न इंडिया लो ड्यूरेशन फंड में। अब आज के 3 साल बाद अगर वो इन फंड को रिडीम करवाएंगे तो उनके ऊपर टैक्स के इम्प्लीकेशंस क्या होंगे। डेट ओरिएंटेड फंड है, 3 साल बाद रिडीम करवा रहे हैं, तो 20% की रेट पे टैक्स एप्लीकेबल होगा क्या? बताओ। 112 सेक्शन में 20% के रेट पे टैक्स एप्लीकेबल होगा या नहीं? अभी हमने ऊपर क्वेश्चन सॉल्व किया, उसमें तो हमने 20% रेट बोला था। एप्लीकेबल होगा या नहीं? नहीं होगा। क्यों? इससे रिलेटेड एक सेक्शन आई, सेक्शन 50AA। ये सेक्शन क्या बोलती है? अगर हम 1 अप्रैल 2023 या इसके बाद कुछ स्पेसिफाइड फंड्स में इन्वेस्टमेंट करते हैं और फिर उन स्पेसिफाइड फंड को हम ट्रांसफ़र करते हैं, तो उन पर होने वाला कैपिटल गेन शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन माना जाएगा। दोबारा समझते हैं। कुछ स्पेसिफाइड फंड्स सेक्शन 50AA में स्पेसिफाई करे हुए हैं। उन फंड्स में अगर 1 अप्रैल 2023 या उसके बाद इन्वेस्टमेंट किया है, यानी 1 अप्रैल 2023 या उसके बाद एक्वायर कर रहे हैं, ठीक है, एक्वायर कर रहे हैं 1 अप्रैल 2023 या उसके बाद, और फिर उन फंड्स को जब हम रिडीम करवाएंगे तब जो कैपिटल गेन उन फंड्स के ऊपर आएगा उसको हम शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन ही कंसीडर करेंगे, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ कि उसको हम 3 साल बाद में सेल कर रहे हैं या 3 साल से पहले सेल कर रहे हैं, वो हमारा शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन ही माना जाएगा। अब स्पेसिफाइड फंड्स कौन से हैं? स्पेसिफाइड फंड्स उन्होंने बताए हैं कि अगर कोई म्यूचुअल फंड 35% तक का इन्वेस्टमेंट इक्विटी शेयर्स में करता है, कोई म्यूचुअल फंड है जिसमें कि हमने इन्वेस्टमेंट किया, अब वो म्यूचुअल फंड आगे 35% तक का इन्वेस्टमेंट इक्विटी शेयर्स में कर रहा है डोमेस्टिक कंपनीज़ के, 35% से ज़्यादा का इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहा, 35% तक का इन्वेस्टमेंट कर रहा है इक्विटी शेयर्स में, तो उनको हम स्पेसिफाइड फंड्स बोलते हैं। हमारे एग्जाम्पल में MTL लो ड्यूरेशन फंड और बॉर्न इंडिया लो ड्यूरेशन फंड ने 30% का इन्वेस्टमेंट किया इक्विटी शेयर्स में, 35% से ज़्यादा का तो नहीं किया ना, 30% का इन्वेस्टमेंट किया, तो इसीलिए इनको हम स्पेसिफाइड फंड्स मान लेंगे। और भले ही इसको 3 साल के बाद भी सेल किया जाए, फिर भी इसके ऊपर जो टैक्स लगेगा वो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन लगेगा, और टैक्स रेट कौन सा लगेगा? स्लैब रेट, ठीक है।
चलो आंसर देखते हैं इसका। Both MTL Low Duration Fund and Bond India Low Duration Fund have invested 30% of their proceeds in equity share of domestic companies. 30% इन्वेस्ट किया है। Finance Act 2023 has introduced new section 50AA which states that capital gain arising on redemption of units of a specified mutual fund which has been acquired on or after 1st April 2023 shall deemed to be arising from transfer of a short-term capital gain. Specified mutual fund is a mutual fund which invests not more than 35% of its total proceeds in equity share of domestic companies. Therefore, Mr. P redeems his proposed investment even holding it for a period of more than 3 years down the line. Indexation benefit would not be available and such income would be deemed as short-term capital gain and it would be taxable in accordance with slab rates applicable to him. ठीक है, चलो अब जो क्वेश्चन नंबर 6 हमने सॉल्व किया था ना, उसका एक लास्ट पार्ट मैंने छुड़वा दिया था, उसको एक बार रीड करो। वो क्या था? What further advice he should offer regarding news heard on TV, messages received on mobile? तो ये जो मैसेजेस एंड न्यूज़ मिस्टर पी को रिसीव हो रहे थे ना, ये भी सेक्शन 50AA से ही रिलेटेड थे। एंड सेक्शन 50AA किन ट्रांजैक्शंस के ऊपर एप्लीकेबल है? वो इन्वेस्टमेंट जो कि 1 अप्रैल 23 या उसके बाद में किए हैं, यानी कि 31 मार्च 2023 को जो इन्वेस्टमेंट मिस्टर पी होल्ड करता है उनके ऊपर सेक्शन 50AA नहीं लगेगा। ओके, तो अब आप अगर आंसर चेक करोगे ना, ICI का एक पैरा था आंसर 6 के आंसर्स में, वो मैंने छुड़वा दिया था, उसको आप रीड करोगे आपको समझ में आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8, मिस्टर क्रिस्टोफर, अ नॉन रेसिडेंट, इज प्लानिंग टू सेल हिज विला इन गोवा, एग्जामिन वैलिडिटी ऑफ ट्रांजेक्शन विद रिस्पेक्ट टू फेमा 1999। तो वो पूछ रहे हैं कि मिस्टर क्रिस्टोफर जो कि एक नॉन रेसिडेंट हैं, वो अपना इंडिया में मौजूद इमूवेबल प्रॉपर्टी को सेल करने का प्लान कर रहे हैं, तो क्या फेमा में ये ट्रांजैक्शन वैलिड है? तो दोस्त, अगर कोई पर्सन रेसिडेंट आउटसाइड ऑफ इंडिया है, उसने इंडिया में मौजूद कोई इमूवेबल प्रॉपर्टी सेल करी है, तो वो फेमा के अंदर अलाउड हो जाता है। फेमा के अंदर उस प्रॉपर्टी को वो सेल कर सकता है, लेकिन वो प्रॉपर्टी उसने जब एक्वायर करी थी तब वो पर्सन रेसिडेंट इन इंडिया होना चाहिए। दूसरा, या फिर उसने उस प्रॉपर्टी को इनहेरिट किया हो किसी ऐसे पर्सन से जो कि रेसिडेंट ऑफ इंडिया हो। मतलब फेमा अलाउ करता है पर्सन रेसिडेंट आउटसाइड इंडिया को इंडिया में मौजूद प्रॉपर्टी को सेल करने के लिए, लेकिन वो जो प्रॉपर्टी इंडिया में है ना, वो या तो उसने तब एक्वायर करी हो जब वो खुद इंडिया का रेजिडेंट रहा हो, या फिर उसको वो इनहेरिटेंस में मिली हो किसी ऐसे पर्सन से जो कि इंडिया का रेजिडेंट रहा हो। अब मिस्टर क्रिस्टोफर ने गोवा वाला जो विला था वो एक्वायर किया था या इनहेरिट किया था? उसने वो विला इनहेरिट किया था। किससे? अपने पापा से, और उसके पापा रेसिडेंट ऑफ इंडिया थे। देखो यहाँ पे ऊपर हमने मार्क किया था, ये रहा। The non-resident owner of villa had acquired this ancestral property through registered will of his late father। तो ठीक है, फेमा के तहत ये जो ट्रांजैक्शन उसने किया ये वैलिड माना जाएगा। चलो आंसर देख लेते हैं ICI का। As per section 6 subsection 5 of FEMA 1999, a person resident outside India may hold, own, transfer or invest in Indian currency, security or any immovable property situated in India if such property was acquired, held or owned by such person when he was a resident in India। तो या तो जब खुद रेसिडेंट था तब एक्वायर करी,
और इनहेरिटेड फ्रॉम अ पर्सन हु वॉज रेसिडेंट इन इंडिया, या फिर किसी ऐसे पर्सन से इनहेरिट करी जो कि रेसिडेंट था इंडिया का. इन द गिवन केस विला एट गोवा वॉज एन एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी एंड वॉज ऑब्टेन्ड थ्रू द रजिस्टर्ड विल ऑफ हिज फादर who was an Indian resident. Sale of villa by a non-resident owner is a valid transaction. ठीक है, हो गया. तो ये केस स्टडी तो हो गई गोवा गोवन. भाई हम गोवा गए या नहीं गए, केस स्टडी को हमने गोवा ज़रूर पहुंचा दिया. चलिए अब हम मिलते हैं अपनी अगले केस स्टडी के सॉल्यूशन के साथ, जो कि होगा केस स्टडी नंबर 2. इस वीडियो में बस इतना ही. थैंक यू सो मच. पढ़ते रहिए एंड आगे बढ़ते रहिए. जय हिंद, जय भारत.